Hello everyone. So now we are going to revise the chapter of payment of tax under GST. अब पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आप लोग को कुछ चीजें बता दूं। जीएसटी पोर्टल पर तीन टाइप के लेजर्स होते हैं, दैट इज ई क्रेडिट लेजर। ओके, उसके बाद होता है ई कैश लेजर एंड और एक होता है ई लायबिलिटी लेजर। ओके, ये तीन लेजर्स जीएसटी पोर्टल पर सारे रजिस्टर्ड पर्सन के होते हैं। अगर आप लोग को आईटीसी मिला हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होता है। अगर आपने कैश डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है, चालान से अपन डिपॉजिट कर सकते हैं कैश, तो ई कैश लेजर में कैश का जो भी अमाउंट है दैट इज डिपॉजिटेड। क्लियर। ई लायबिलिटी लेजर जो भी 3B में आप लोग लायबिलिटी खुद का डिक्लेयर करते हो अलॉन्ग विथ रिवर्स चार्ज, दैट लायबिलिटी इज डेबिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। क्लियर है। यहाँ इन दोनों में क्रेडिट होता है। ओके, यहाँ पर डेबिट होता है। ये सब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने कैश डिपॉजिट किया तो नाउ गवर्नमेंट इज लायबल टू पे यू, तो गवर्नमेंट का लायबिलिटी इसीलिए क्रिएट हुआ। अगर आईटीसी गवर्नमेंट ने अपने को देना है तो गवर्नमेंट का लायबिलिटी है, इसीलिए क्रिएट होएगा यहाँ पर। एंड लायबिलिटी लेजर, ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट को पेएबल है, मतलब गवर्नमेंट के लिए रिसीवेबल है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये तीन लेजर्स होते हैं। अभी प्रोसेस क्या होता है बेसिक सुन लो ध्यान से। GSTR 3B, ठीक है, GSTR 3B एक रिटर्न है जो स्टैंडर्ड डेट है 28th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ओके, इस दिन पर GSTR 3B आप लोग को फाइलिंग करना होता है। तो GSTR 3B में क्या होता है, आप लोग को लायबिलिटी को डिक्लेयर करना है। ओके, दैट इज सेल्स एंड योर लायबिलिटी। इसके साथ साथ आप लोग को आरसीएम का लायबिलिटी भी डिक्लेयर करना होता है। क्लियर। इसके साथ साथ ये आपका टोटल लायबिलिटी आ जाएगा। आरसीएम का लायबिलिटी हमेशा कैश में पे करते हैं, ये आप लोग को पहले से पता है। एंड जो नॉर्मल लायबिलिटी आपका आउटपुट टैक्स का, उसको आप लोग आईटीसी से पे ऑफ कर सकते हो। आया समझ में? सो आईटीसी भी आप लोग को डिक्लेयर करना पड़ता है। क्लियर। अब जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी आएगी GSTR 1 से। GSTR 1 में जो भी आपने डिक्लेयर किया होगा उसके हिसाब से लायबिलिटी आएगी। आरसीएम की लायबिलिटी आपको यहाँ पर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आरसीएम का लायबिलिटी GSTR 1 में डिक्लेयर नहीं करना होता है, डायरेक्टली 3B में डिक्लेयर करना। आईटीसी ये आपका GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा। ओके, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप हाथ से एडिट करके उसको कम कर सकते हो, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। अगर बढ़ाओगे तो फिर आपको नोटिस आ सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो आपको जो भी लायबिलिटी कैश में भरना होता है वो उसके लिए आप लोगों को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, चालान क्रिएट करना पड़ेगा। एंड वो चालान से क्या होता है, ई कैश लेजर में पैसा जमा होता है एंड उस पैसे से इस रिटर्न का लायबिलिटी पे होगा। आया समझ में? तो ये एक बेसिक प्रोसेस है जीएसटी का पेमेंट करने का। अभी हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले सीखेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आप लोग आईटीसी से पेमेंट किस तरीके से कर सकते हो, क्या ऑर्डर होता है। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट, थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, अगर आप लोगों ने इंटरस्टेट सेल किया होगा तो आपका लायबिलिटी होगा आईजीएसटी लायबिलिटी, बराबर है। अगर इंट्रा स्टेट सेल किया तो सीजीएसटी एसजीएसटी लायबिलिटी हो सकता है, बराबर। सो इन टोटालिटी देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। ओके, जीएसटी सेस का लायबिलिटी जो होगा वो जीएसटी सेस के आईटीसी से ही पे हो सकता है, उसके अलावा कोई भी टैक्स का हेड यूज नहीं कर सकते। क्लियर। तो तीन टाइप का लायबिलिटी हो सकता है। सेम परचेज अगर आपने इंटरस्टेट किया तो आईजीएसटी आईटीसी होगा, बराबर। विद इन द स्टेट परचेज किया सीजीएसटी एसजीएसटी आईटीसी होगा। ओके, तो अभी अपने को यूज किस तरीके से करना है वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसके लिए आप लोग को कुछ रूल्स दिमाग में फिट करना है, ठीक है। कुछ रूल्स आप लोग को याद रखने होंगे। इन रूल्स के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। सबसे पहला रूल, सबसे पहले पेमेंट करना है आईजीएसटी लायबिलिटी का थ्रू आईजीएसटी आईटीसी ओनली। सबसे पहला रूल क्या बताया, आईजीएसटी लायबिलिटी का पेमेंट करना है आईजीएसटी के आईटीसी से। क्लियर है? ये सबसे पहला रूल है। आईजीएसटी लायबिलिटी का पेमेंट करना है आईजीएसटी के आईटीसी से, ठीक है। अब यहाँ पर दो सिनेरियोज बनेंगे। क्या दो सिनेरियो? या तो आपके पास आईजीएसटी लायबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, आपका आईजीएसटी लायबिलिटी जीरो है, या तो आपका आईजीएसटी आईटीसी जीरो है। ठीक है, दोनों पॉसिबल है। अगर आईजीएसटी लायबिलिटी भी है एंड आईजीएसटी आईटीसी भी है तो आप उसके सामने यूज करोगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो अगर आपका आईजीएसटी लायबिलिटी है ही नहीं, या फिर
आईजीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी का आईटीसी ज्यादा है आईजीएसटी के लायबिलिटी से। आ रहा है पॉइंट समझ में? आईजीएसटी का लायबिलिटी आपका अगर है ही नहीं, सिर्फ आईजीएसटी का आईटीसी है, तो क्या करेंगे वो बता रहा हूँ। या फिर आईजीएसटी का लायबिलिटी आपका कम है एज कंपेयर टू आईटीसी। एग्जाम्पल 10,000 का आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी है एंड लायबिलिटी सिर्फ 2,000 रुपये, तो 8,000 का आईजीएसटी आईटीसी एक्स्ट्रा है। ओके, तो अभी इसको क्या करना है, इसको आप लोग को सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में यूज करना है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज करना होगा। आया है समझ में? सीजीएसटी लायबिलिटी एंड एसजीएसटी लायबिलिटी को पे करने के लिए आपको यूज करना है। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर सेकेंड रूल यहाँ पर निकल के आ रहा है। सबसे पहले आपको आईजीएसटी आईटीसी को खत्म करना है। आईजीएसटी आईटीसी शैल बी एग्जॉस्टेड फर्स्ट बिफोर यूजिंग बिफोर यूजिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आईटीसी। क्लियर है? तो दो रूल अब तक सीखे हमने। क्या दो रूल सीखे? अगर आईजीएसटी आईटीसी है तो पहले हम आईजीएसटी लायबिलिटी के सामने यूज करेंगे। अगर आईजीएसटी आईटीसी फिर भी बच जाता है तो हम लोग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन दोनों को पेमेंट करने के लिए यूज करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या प्रपोर्शन में यूज करना है? आंसर इज आपको जैसे यूज करना है वैसे यूज करो, लेकिन आपका आंसर एकदम मिनिमम आना चाहिए। योर आंसर शुड बी द मिनिमम। ओके, तो उस तरीके से आप लोग आईजीएसटी आईटीसी को यूज कर सकते हो। क्लियर? अगर आईजीएसटी का आईटीसी है ही नहीं, एक एग्जांपल यहाँ पर लिख लेता हूँ। आईजीएसटी का लायबिलिटी 10,000, आईजीएसटी का लायबिलिटी 10,000, आईजीएसटी आईटीसी जीरो, आईजीएसटी आईटीसी जीरो। जीरो कहो या फिर लायबिलिटी पे करने के लिए उतना आईटीसी नहीं, जीरो और लेस देन 10,000 ऐसा समझ के चलो। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अपने पास सीजीएसटी आईटीसी भी है, एग्जाम्पल 2,000, एसजीएसटी आईटीसी 2,000, एग्जाम्पल इस तरीके से है। सो अगर आईजीएसटी लायबिलिटी को पे करने के लिए आईजीएसटी का आईटीसी नहीं है, ओके, आईजीएसटी को लायबिलिटी को पे करने के लिए आईजीएसटी आईटीसी अगर आपके पास नहीं है, तो क्या डायरेक्टली सीजीएसटी आईटीसी को यूज करेंगे? आंसर इज नो। डायरेक्टली सीजीएसटी आईटीसी को आईजीएसटी के लायबिलिटी के लिए यूज नहीं करना। ओके, आप लोग को देखना है कि सीजीएसटी का लायबिलिटी है कि नहीं। अगर सीजीएसटी का लायबिलिटी है तो पहले सीजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी के लायबिलिटी के सामने लगाएंगे। फिर भी अगर कुछ सीजीएसटी आईटीसी बच जाता है तो ही उसको हम लोग आईजीएसटी के लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज करेंगे। आया समझ में? क्लियर है? एंड सेम विथ एसजीएसटी। अगर एसजीएसटी का लायबिलिटी है तो एसजीएसटी के आईटीसी को पहले एसजीएसटी के सामने यूज करेंगे। फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम लोग आईजीएसटी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए यूज करेंगे। आया समझ? तो यहाँ पर थर्ड रूल क्लियर हो रहा है। थर्ड रूल क्या है? फॉर इट इज फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आईटीसी। ओके, ये रूल ये कहता है, पहले खुद का पेट भरो, पहले खुद का पेट भरो। ओके, उसके बाद दूसरे का। ठीक है, उसके बाद आईजीएसटी का। समझ में आया? उसके बाद आईजीएसटी का। पॉइंट्स क्लियर? ठीक है। लास्ट रूल, सीजीएसटी का आईटीसी कैन नॉट बी यूज टू पे एसजीएसटी लायबिलिटी। ओके, एंड एसजीएसटी का आईटीसी कैन नॉट बी यूज टू पे सीजीएसटी लायबिलिटी। क्लियर? ये चार रूल्स आप लोग को याद रखना है। आपका पूरा का पूरा सिलेबस का ये पार्ट जो है पेमेंट ऑफ टैक्स का, ये हो जाएगा। ठीक है, पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर्ड वे में लिखेंगे। तो बताओ आईजीएसटी का जो लायबिलिटी है, इसको हम लोग किससे पे करेंगे? सबसे पहले आईजीएसटी के आईटीसी से पे करेंगे। अगर फिर भी आईजीएसटी का आईटीसी बच जाता है तो हम लोग उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी लायबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर। क्लियर? लेकिन पॉइंट क्या है, आईजीएसटी का आईटीसी पहले पूरा एग्जॉस्ट कर लो, जीरो होना चाहिए आईजीएसटी का आईटीसी, उसके बाद ही हम सीजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे। तो सीजीएसटी का आईटीसी जो होगा वो सबसे पहले सीजीएसटी के लायबिलिटी का भुगतान करने के लिए काम आएगा। ओके, उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो हम लोग किसको देंगे? आईजीएसटी के लायबिलिटी को पे करने के लिए। आया समझ में? क्या सीजीएसटी के लायबिलिटी को हम लोग एसजीएसटी के आईटीसी से पे कर सकते हैं क्या? बताओ।
पे नहीं कर सकते, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा एंड देन कट करूंगा, ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। समझ में? नेक्स्ट, एसजीएसटी का लायबिलिटी। इसको आप लोग को पहले एसजीएसटी के आईटीसी से पे करना है। ओके, उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है एसजीएसटी का आईटीसी, तो हम लोग यूज करेंगे आईजीएसटी के लायबिलिटी को पे करने के। क्लियर? तो यहाँ पर एसजीएसटी का आईटीसी पहले एसजीएसटी की लायबिलिटी के सामने, उसके बाद कुछ बच जाता है तो आईजीएसटी लायबिलिटी के सामने। क्लियर है? सीजीएसटी का आईटीसी यूज नहीं हो सकता, ओके, टू पे एसजीएसटी लायबिलिटी। समझ में आ गया पॉइंट? ओके, तो इस तरीके से यूटिलाइजेशन का टेबल है। अभी एग्जाम में फॉर्मेट किस तरीके से होगा वो सुनो। एग्जाम में आपको एकदम सिंपल फॉर्मेट रखना है, पर्टिकुलर्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, या फिर इसको पहले आईजीएसटी कर दो, कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाएगा। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो यहाँ पर आप पहले लायबिलिटी निकालो, टैक्स लायबिलिटी। ओके, अब यहाँ पर आप लोग आरसीएम को ऐड नहीं करना, ठीक है? आरसीएम को बिना ऐड करे निकालो, तो जो भी टोटल आएगा वो आप यहाँ पर रख लो। उसके बाद यहाँ पर आप आईटीसी, देखो ये वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देना है, वर्किंग नोट 1 से लेकर के आना है। आईटीसी कंप्यूटेशन का वर्किंग नोट नंबर 2 रहेगा। ओके, अभी यहाँ पर टोटल आईजीएसटी का आईटीसी लिख दो, सीजीएसटी का आईटीसी लिख दो, एसजीएसटी का आईटीसी। उसके बाद यहाँ पर सेट ऑफ करके लिखो, सेट ऑफ। सेट ऑफ में पहले आईजीएसटी लिखेंगे, सीजीएसटी लिखेंगे, एंड देन एसजीएसटी लिख देंगे। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, आईजीएसटी का जो आईटीसी है, ओके, इसको हम लोग आईजीएसटी के लायबिलिटी के सामने पहले यूज करेंगे, फिर भी कुछ बचता है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आया? सीजीएसटी का आईटीसी पहले हम लोग सीजीएसटी के लिए यूज करेंगे, फिर भी कुछ बच जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे, पर यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। एसजीएसटी का आईटीसी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, पहले खुद के लिए यूज करना है, फिर अगर कुछ बच जाता है तो आईजीएसटी। समझ में आया? इस तरीके से आप लोग को नेट लायबिलिटी मिलेगा। नेट लायबिलिटी, इसमें आप लोग को आरसीएम का लायबिलिटी ऐड करना है। क्लियर है? आरसीएम का लायबिलिटी यहाँ पर ऐड करना है ताकि वो कैश में ही पे हो, तो इसका टोटल रहेगा वो आपको जीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, जो आईटीसी है, ये वाला आईटीसी जो है, ओके, ये आईटीसी में आरसीएम का आईटीसी आप लोग को इंक्लूड करना होगा इफ यू आर एलिजिबल। क्लियर? क्योंकि उसका आईटीसी सेम मंथ में मिलता है, तो यहाँ पर इंक्लूडिंग आरसीएम आपका आंसर होना चाहिए, आईटीसी का, नॉट लायबिलिटी का। लायबिलिटी शुड बी ओनली ऑफ आउटपुट टैक्स, आरसीएम का नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ आउटपुट टैक्स है, सिर्फ आउटपुट, नॉट आरसीएम। क्लियर? बट आईटीसी में आरसीएम इंक्लूड होगा। उसके बाद यहाँ पर लायबिलिटी में नीचे कैश में ऐड होगा। क्लियर है पॉइंट? सो हियर वी कंप्लीट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू कैश। यहाँ पर देखो, जब भी हम लोग चालान भरते हैं, चालान में मेजर हेड्स एंड माइनर हेड्स होते हैं। मेजर हेड मतलब टैक्स के हेड्स, माइनर हेड्स मतलब कि उस टैक्स के अंदर, उस टैक्स के अंदर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस। ठीक है, मतलब चार अलग अलग हेड होंगे, कि आईजीएसटी का टैक्स भरना है, कि आईजीएसटी का इंटरेस्ट भरना है, इस तरीके से अलग अलग होगा। ठीक है, एज पर रूल नंबर 8713, ठीक है, ये रूल क्या बोलता है, अगर आप लोग के पास कैश लेजर में बैलेंस है, एग्जाम्पल आपके पास आईजीएसटी टैक्स में बैलेंस है, आप लोग अगर चाहो तो उस आईजीएसटी के टैक्स के बैलेंस को आप लोग सीजीएसटी के इंटरेस्ट में डाल सकते हो, सीजीएसटी के टैक्स में डाल सकते हो, एसजीएसटी के टैक्स इंटरेस्ट में डाल सकते हो, किधर भी डाल सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी रूल नंबर 8714 एक अमेंडमेंट आया हुआ है। ठीक है, अगर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स है किसी डिस्टिंक्ट पर्सन के पास, या फिर सेंट्रल टैक्स है, ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन कैन बी कैन बी ट्रांसफर्ड। ओके, ट्रांसफर कर सकते हैं वो लोग। ओके, वो लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, पर यहाँ पर कैश का ही बैलेंस होना चाहिए। आईजीएसटी और सीजीएसटी ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन कैन बी ट्रांसफर्ड टू द डिस्टिंक्ट पर्सन, लेकिन लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, कब, जब आप जिसको ट्रांसफर कर रहे हो उसके पास लायबिलिटी पेंडिंग है, इस केस में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, एसजीएसटी का नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ आईजीएसटी का एंड सीजीएसटी का हो रहा है। नेक्स्ट, कैश लेजर से ही पेमेंट करना है ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टी। ठीक है, ये तीनों का पेमेंट आप लोग क्रेडिट लेजर से पेमेंट नहीं कर सकते।
जो भी आप चालान बनाओगे इट विल बी वैलिड फॉर 15 डेज। क्लियर है? कौन से मोड्स ऑफ पेमेंट रहेंगे? नेट बैंकिंग हो सकता है, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, एनईएफटी, आरटीजीएस हो सकता है, एंड यूपीआई एंड आईएमपीएस ये नया ऐड हुआ है। क्लियर है? उसके बाद जो सीटीपी होगा उसको कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा यूजिंग टीआरएन। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके। ओवर द काउंटर का जो पेमेंट होता है वो 10,000 रुपीज पर टैक्स पीरियड पर चालान से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर? सो हियर वी कंप्लीट विथ कैश से पेमेंट। लायबिलिटी लेजर ये तो मैंने आप लोग को पहले बताया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ड्यूज। सबसे पहले आपको प्रीवियस टैक्स पीरियड का टैक्स, सेल्फ असेस टैक्स पे करना है, उसके बाद करंट टैक्स पीरियड का। उसके बाद भी अगर आपके पास आईटीसी या फिर पेमेंट के लिए पैसा बचा है तो आप लोग को सेक्शन 73-74 का ड्यूज पे करना पड़ेगा, जो ऑफिसर डिटरमाइन करता है। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में क्या क्या डेबिट होता है? टैक्स का ड्यू, इंटरेस्ट का ड्यू, फीस, पेनल्टी, डिमांड रेस्ट, सब होता है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 86A। अगर आपने आईटीसी फ्रॉडलेंटली अवेल किया है, ओके, तो वो फ्रॉडलेंटली अवेल्ड आईटीसी आपको यूज करने नहीं दिया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा। कब माना जाएगा कि वो फ्रॉडलेंट आईटीसी है? आंसर इज जब भी आपने आईटीसी लिया है ऐसे पर्सन के इनवॉइस से जो पर्सन खुद के रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस नहीं कर रहा। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, आपने आईटीसी लिया है लेकिन आपके सप्लायर ने जीएसटी पे नहीं किया, या फिर आपने आईटीसी लिया लेकिन जो प्लेस पर आप रजिस्टर्ड हो वो प्लेस पर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। ठीक है? या फिर आपके पास टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट नहीं। तो ये चार केसेस में क्या हो जाएगा, जो भी आईटीसी आपने लिया है वो आपको यूज करने नहीं मिलेगा। आया है समझ में? एंड ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ 1 साल तक लगाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेट पेमेंट का इंटरेस्ट। अगर आप लोगों ने टैक्स का पेमेंट लेट किया तो आप लोग को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है, इंटरेस्ट के साथ जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है? इंटरेस्ट क्या रेट पर लगेगा? 18% पर एनम से लगेगा फ्रॉम द ड्यू डेट। ठीक है? ड्यू डेट आपका हो चुका है तो अगले दिन से लगेगा, अगले दिन से लेकर के जब तक आप पेमेंट करते हो तब तक। 20th को पे करना था, 20th को पे नहीं किया, 21st से इंटरेस्ट काउंट होगा जब तक आप लोग पे करते हो तब तक। आया समझ में? इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पर लगेगा? क्या ग्रॉस लायबिलिटी पर लगेगा या फिर ग्रॉस लायबिलिटी माइनस आईटीसी करके नेट लायबिलिटी पर लगेगा? आंसर इज नेट लायबिलिटी पर लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 50 सबसेक्शन 3। ये अमेंडमेंट है। अगर आप लोगों ने आईटीसी फ्रॉडलेंटली अवेल किया एंड उसको यूज किया, फ्रॉडलेंटली बोलो या फिर रॉन्गली बोलो, कुछ भी होगा, कोई इश्यू नहीं। रॉन्गली आपने आईटीसी अवेल किया एंड यूटिलाइज किया, ठीक है, जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, तो आपने रॉन्गली अवेल किया एंड यूटिलाइज किया, तो आप लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है? इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा? जब से आप लोगों ने उस आईटीसी को यूज किया तब से लेकर के जब तक आपने गवर्नमेंट को वापस लौटाया। वापस कैसे लौटा सकते हैं? DRC-03 भर के लौटा सकते हैं, या फिर आईटीसी को रिवर्स करके भी लौटा सकते हैं। क्लियर है? तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से आईटीसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। आया समझ में? द मैक्सिमम रेट इज 24%, लेकिन नोटिफाइड रेट इज 18%। कब से कब तक लगेगा? डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से लेकर के डेट ऑफ रिवर्सल तक। आया है समझ में? डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या माना जाएगा? 3B का डेट। ठीक है? जो भी ड्यू डेट, अगर आप लोग 3B लेट फाइल करते हो तो 3B का ड्यू डेट। अगर आपने ड्यू डेट के अंदर फाइल किया हुआ, ओके, सो जो भी दिन आपने फाइल किया वो, अगर DRC-03 से आप लोग अगर पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, आईटीसी आपने रॉन्गली यूज किया DRC-03 का लायबिलिटी से पे करने के लिए, तो यहाँ पर जो भी दिन DRC-03 फाइल हुआ उस दिन को माना जाएगा कि आपने यूज किया। ओके। सो हियर वी कंप्लीट विथ दिस सेक्शन 50 सबसेक्शन 3। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, अगर आप लोग लायबिलिटी पे कर रहे हो, आपके पास करेक्ट आईटीसी भी है, इनकरेक्ट आईटीसी भी है, ठीक है, तो उस लायबिलिटी को गवर्नमेंट मतलब किस तरीके से ट्रीट करेगा? पहले करेक्ट आईटीसी यूज करेगा या फिर पहले इनकरेक्ट आईटीसी यूज करेगा? आंसर इज दिस पोजीशन इज इन आवर फेवर। मतलब पहले गवर्नमेंट करेक्ट आईटीसी को यूज करेगा। ओके? करेक्ट आईटीसी को यूज करेगा। उसके बाद अगर लायबिलिटी बचती है एंड आपने पेमेंट नहीं किया, मतलब आपने गलत आईटीसी यूज किया रहेगा, तो वहां से यूजेज का डेट स्टार्ट होगा। ठीक है? यूटिलाइजेशन वहां से स्टार्ट होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, वो एक बार बता देता हूँ ताकि बेटर क्लैरिटी मिले। यहाँ पर देखो, आपके पास ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था, एलिजिबल आईटीसी 3,60,000 था, गलत आईटीसी 40 था, टोटल आईटीसी हो गया 4 लाख रुपया, आउटपुट टैक्स था 3,50,000। तो आईटीसी 4 लाख है, लायबिलिटी 350। ओके? 350। तो यहाँ पर आप लोग जेब से पे कुछ भी नहीं करोगे, रादर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 50,000 का बचेगा। अब ये 50,000 का बाइफर्केशन क्या है? 40,000 इज इनकरेक्ट, 10,000 इज करेक्ट। समझ में आया? 40,000 इज इनकरेक्ट, 10,000 इज करेक्ट। ओके? अब नेक्स्ट मंथ में यही ओपनिंग बन जाएगा। इस मंथ का एलिजिबल आईटीसी 2,50,000 है, मतलब टोटल आईटीसी 3 लाख हो गया।
इनकरेक्ट इस मंथ में, मई मंथ में कुछ भी नहीं। लायबिलिटी 2,80,000 है, ठीक है। अभी 2,80,000 को पे करने के लिए, 2,80,000 को पे करने के लिए हम लोग किस तरीके से पे करेंगे? क्या हम लोग को 50,000 पहले यूज करेंगे, 2,50,000 पहले यूज करेंगे, कैसे करेंगे? अब ध्यान से सुनना। ये जो 50 है, ओके, ये जो 50 है, इस 50 के अंदर 10,000 क्या है? करेक्ट आईटीसी। 2,50,000 में 2,50,000 पूरा करेक्ट है, तो टोटल करेक्ट आईटीसी कितना हो गया? 2,60,000। 2,60,000 इज द करेक्ट आईटीसी। सो 280 को हम लोग पहले 260 से पे करेंगे। कितना लायबिलिटी बचता है? 20,000। ठीक है, अब हम 20,000 को पे कर रहे हैं गलत आईटीसी से, 40,000 का। ओके, सो 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। समझ में आ गया पॉइंट? कब से इंटरेस्ट आएगा? जब से हम लोगों ने मई मंथ का रिटर्न फाइल किया। ओके, तभी हमने यूज किया ना उसको। तो तब से लेकर के जब तक हम वो 20,000 रुपये गवर्नमेंट को वापस नहीं लौटाते, तब तक इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। क्लियर है? आगे का एग्जाम्पल अभी आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट इज टैक्स रिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, टीडीएस। अभी टीडीएस काटना किसको होता है? बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसीज को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एजेंसी को, या फिर ऐसा अथॉरिटी और बोर्ड जो पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर फॉर्म हुआ हो, या फिर गवर्नमेंट ने उसको एस्टेब्लिश किया हो विद 51% और मोर वोटिंग पावर। ओके, मतलब इक्विटी कंट्रोल उनके पास है। या फिर सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटीज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, कब डिडक्ट करना है? सबसे पहली बात, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू अगर 2,50,000 से ऊपर का है, ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, इनवॉइस वैल्यू की बात नहीं कर रहे। ठीक है, इनवॉइस भले ही 2.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में 10 इनवॉइस हो 25,000 के, तो भी चलेगा। 25,000 है उससे ज्यादा, एग्जैक्ट 2,50,000 पर नो टीडीएस। 2,50,000 के एक्सीडिंग पे टीडीएस। तो 2,60,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, भले 10 इनवॉइस बने 26,000 के, तो भी टीडीएस आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2,50,000 से ऊपर था। सेकंड कंडीशन, रजिस्टर्ड पर्सन से आपने सप्लाई लिया है। किन लोगों ने? ये 6 लोगों ने रजिस्टर्ड पर्सन से अगर सप्लाई लिया है तो। थर्ड पॉइंट, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए, एंड कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन मीट होता है तो 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी और 2% आईजीएसटी, ये टीडीएस काटना पड़ेगा। आया है समझ में? क्लियर? जो जो भी टीडीएस कट रहा है, वो टीडीएस मतलब जिस भी पर्सन का कट रहा है, उस पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट होता है। क्लियर? अब यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट कब नहीं करना है? जब भी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रिसिपिएंट स्टेट। जब भी सप्लायर, क्लिक कर रहा हूँ चला जाए, जब भी सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है विच आर डिफरेंट फ्रॉम रिसिपिएंट, देन इन दैट केस कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। ठीक है, और एक पॉइंट, कब डिडक्ट नहीं करना है? आंसर इज, जब वो 6 लोग जिनको टीडीएस काटना था, उन्होंने ही एक दूसरे को पेमेंट किया, तब टीडीएस नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट? और एक पॉइंट, अगर एडवांस पेमेंट किया तो टीडीएस आएगा क्या? यस, टीडीएस आएगा। टीडीएस आएगा एडवांस पेमेंट पर भी। व्हाट इज द ड्यू डेट टू डिपॉजिट दिस टीडीएस? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर टाइम लिमिट पर डिपॉजिट नहीं किया तो फिर इंटरेस्ट के साथ डिपॉजिट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। समझ में आ गया पॉइंट? हर गवर्नमेंट एजेंसी के पास जो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं उसके पास दो रजिस्ट्रेशन होगा, एक टैक्स डिडक्ट करने के लिए, एक खुद का सप्लाई करने के लिए। सो हियर वी कंप्लीट विथ टीडीएस वाला पार्ट। नेक्स्ट इज टीसीएस। टीसीएस किसको कलेक्ट करना है? ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर को जिसके थ्रू कंसिडरेशन सप्लायर को मिल रहा है। तो टीसीएस का रेट क्या रहेगा? 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, एंड अगर इंटरेस्ट होगा तो 1% आईजीएसटी। क्लियर? ये टीसीएस कब तक पे करना है? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ओके, यहाँ पर टीसीएस का रिटर्न होगा जीएसटीआर 8 एंड टीडीएस का रिटर्न होगा जीएसटीआर 7। ठीक है, यहाँ पर नेट वैल्यू पर टीसीएस काटना है, टीडीएस 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक डिपॉजिट करना है, जीएसटीआर 8 में भरना है। एंड एनुअल स्टेटमेंट जो होता है वो अब तक नोटिफाई हुआ नहीं, तो अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर रेक्टिफिकेशन करना है तो 30th नवंबर और एनुअल स्टेटमेंट के पहले तक कर सकते हो। समझ में आया? एंड टीसीएस जो कलेक्ट हो कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसको भी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, एंड जिसके बिहार पर डिपॉजिट किया उसको कैश लेजर में दिखेगा। ओके, सो दैट्स इट विद द टीसीएस। उसके बाद कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सीपीआईएन, दैट इज कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो 14 डिजिट का होता है, 15 दिन के लिए वैलिड होता है। सीआईएन 18 डिजिट का होता है, उसमें 14 डिजिट तो सीपीआईएन ही होता है, प्लस 4 डिजिट का बैंक कोड होता है। बैंक रेफरेंस नंबर, ये बीआरएन होता है। ओके, बैंक रेफरेंस नंबर, ये बैंक का इंटरनल रेफरेंस नंबर है। ईएफपीबी, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच,
अगर आप लोग एनईएफटी या फिर आरटीजीएस का पेमेंट करते हो तो यहाँ पर बेनिफिशियरी आरबीआई को बनाते हैं अपन। तो यहाँ पर आरबीआई इज द इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच ऑफ जीएसटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे रूल नंबर 86 बी। रूल नंबर 86 बी क्या बोल रहा है, अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर, ध्यान से सुनना, टैक्सेबल टर्नओवर एक्सपोर्ट एंड एग्जेम्प्ट को इसमें ऐड नहीं करना। अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर किसी भी मंथ में अगर 50 लाख से ज्यादा है, ओके, तो उस मंथ के लिए अगर आपके पास लायबिलिटी पे करने को पूरा आईटीसी है, फिर भी आपको पूरा आईटीसी यूज करने नहीं मिलेगा। आप लोग को लायबिलिटी का 1% कैश में ही पे करना पड़ेगा। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी भी मंथ में आपका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है, देन इन दैट केस अगर आपको उस मंथ का लायबिलिटी पे करने के लिए आपके पास आईटीसी है, पूरा आईटीसी, जेब से भरने की बारी ही नहीं आ रही है, फिर भी जेब से भरना पड़ेगा। आंसर इस कितना भरना पड़ेगा, 1% ऑफ द लायबिलिटी। 1% ऑफ द लायबिलिटी आप लोग को क्या करना है, कैश में पे करना है। तो 99% ऑफ लायबिलिटी तक आप लोग आईटीसी को यूज कर सकते हो। आया है समझ में, क्लियर? ओके। अब यहाँ पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। सबसे पहला, ऐसे पर्सन जो लोगों ने पिछले 2 सालों का इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा भरा है, उन लोगों को ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। मतलब अगर ऐसे लोगों का लायबिलिटी नहीं आ रहा है, पूरा आईटीसी है उनके पास, तो उनको कैश में 1% पे नहीं करना। क्लियर है? नेक्स्ट, जो लोग जीएसटी में पिछले साल 1 लाख से ज्यादा का रिफंड ले चुके हैं, उन लोगों को भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव पेमेंट इन कैश इज मोर देन 1%। ओके, मतलब यहाँ पर करंट मंथ का तो अपन देख रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर वाइज देखेंगे। अगर अप्रैल मंथ में आपने कैश में पे किया, ओके, अगर आपका टर्नओवर 58 लाख है, आपने कैश में पे किया। कैश में क्यों पे किया? ऑब्वियसली आपके पास आईटीसी नहीं था, इसीलिए कैश में भरना पड़ा। आपने यहाँ पर 2.3946 इतना परसेंटेज आपने क्या किया, कैश में पे किया। ओके, अभी अगले मंथ में क्या हो रहा है, अभी अगले मंथ के अगले मंथ पकड़ लो या जो भी है, अगले मंथ में आपके पास आईटीसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, दोनों मंथ का, ठीक है, मई मंथ का लायबिलिटी, अप्रैल मंथ का लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी, ओके, टोटल जितना भी कैश में डिस्चार्ज करना हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी। ओके, तो जितना भी आंसर आएगा अगर वो 1% से ज्यादा है, वो 1% से ज्यादा है, तो फिर आप लोग को उस मंथ के लिए पे नहीं करना है। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। अप्रैल का तो क्लियर है आप सभी को, मई, ठीक है, मई में कैश में भरने को आ रहा है 5,000 रुपीज। ओके, 5,000 रुपीज। अब देखने गए तो 52 lakhs इंटू 1%, यहाँ पर कितना आ रहा है, 52,000 पे करना पड़ सकता है। एक सेकंड ना, यहाँ पर क्यूमुलेटिव पेड, आपके पास आईटीसी कितना है, 19 लाख 80 का, सॉरी, 9,36,000 का आईटीसी। ओके, सेल्स कितना हो रहा है, सेल्स इज 52 lakhs, सॉरी, लायबिलिटी इज 9,36,000 एंड आईटीसी उस मंथ में, यहाँ पर आईटीसी का फिगर्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन कैश में कितना भरने को आ रहा है, 5,000। ओके, तो अगर आप लोग देखोगे तो 9,36,000 का 1%, 9,36,000 का 1%, दैट इज 9,360। इतना रुपया कैश में भरना चाहिए था, ऐसा अपने को दिख रहा है। ओके, दिख रहा है, लेकिन कंक्लूजन नहीं है ये। आप लोग कंक्लूड कैसे करेंगे, आप लोग को क्या करना है, चेक करना है कि टोटल आपने कितना कैश में भरा है। टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 30,000 कैश में भरा है, ठीक है। अब 30,000 कैश में भरा है, क्यूमुलेटिव लायबिलिटी कितनी थी, 19,80। कैसे, अप्रैल की लायबिलिटी प्लस मई की लायबिलिटी, तो 30,000 अपॉन अपॉन 19,80। तो क्यूमुलेटिव लायबिलिटी 19,80 है, उसका 1% दैट इज 19,800 आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कैश में पे करना चाहिए था, लेकिन आपने अब तक 30,000 पे किया है, तो आप लोग को इस मंथ में पे नहीं करना है। आ गया समझ में? तो आप लोग को क्यूमुलेटिव बेसिस पर चेक करना होगा। ओके, उसके बाद रूल नंबर 86 का और एक इनएप्लीकेबिलिटी, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शंस। सबसे यहाँ पर फिफ्थ वन एक्सेप्शन, सबसे पहला एक्सेप्शन क्या था, इनकम टैक्स वाला था, सेकंड रिफंड वाला था, थर्ड क्यूमुलेटिव वाला। यहाँ पर फोर्थ एक्सेप्शन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, इन लोग को एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर अपना ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके, दैट्स इट विद दिस टॉपिक।